हमारे साथ चीन के शंघाई से डॉक्टर संजीव चौबे लाइव जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजीव चौबे, बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर संजीव चौबे शंघाई के सेंट माइकल अस्पताल में मेडिकल डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एबीपी न्यूज पर। सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, मुझे आ रही है जी। संजीव सर, सबसे बड़ा सवाल यही कि चीन में क्या फिर से कोरोना की वापसी हो रही है? कोरोना की वापसी तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन एंड मेजर लेके चल रही है। जी। कुछ केसेस जरूर देखे जा रहे हैं डेली एवरीडे, 33, 35, 50, 100, लेकिन वो लोग जो हैं वो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि चाइना पिछले 1 साल से अपने आप को लॉकडाउन करके रखा है। आप किसी भी कंट्री में जाइए, वहाँ पे उनका जो एम्बेसी है वो नया वीज़ा इशू नहीं कर रहा है चाइना के लिए। तो जो भी छोटे छोटे स्मॉल पॉकेट्स में जहाँ पे लिबर्टी दी गई है, वहाँ पे ऑलरेडी जो बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको जो है कोविड पॉजिटिव टेस्ट जो है, कोविड के सिम्टम्स और कोविड केसेस देखे जा रहे हैं चाइना के। जब वो लोग इंटरेक्ट होते हैं लोग दूसरे लोगों से, तो डेफिनेटली वो स्प्रेड करते हैं, तो कुछ चाइनीज में भी देखे जा रहे हैं। डॉक्टर संजीव, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सरकार स्ट्रिक्ट रही तब भी कोरोना के इस समय में ये केसेस आखिर क्यों बढ़ गए? नहीं, देखिए, इस समय कोई ऐसा नहीं है कि कोई केसेस पहले चाइना में नहीं आए हैं, पहले भी आ रहे थे, लेकिन चाइना ने काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन ले रखा था, काफ़ी ज़्यादा अपने सिटीजन्स को और जो अपने बाउंड्रीज हो उनको उन्होंने लॉक कर रखा हुआ है। तो लेकिन अब ये है कि एक बहुत प्रोलॉन्ग पीरियड हो चुका है, बहुत जगह वैक्सीनेशन हो चुका है, बहुत सारी कंट्रीज जो है मतलब काफ़ी एक्टिवली काम कर रही हैं अपने स्तर पे, तो उन्होंने स्लोली जो है ओपन कर दिया है, लेकिन फिर भी जो है केसेस कुछ ना कुछ तो आ ही रहे हैं, अभी भी पॉजिटिव हैं थोड़ा सा। जी। डॉक्टर संजीव, ग्वांगझू में ही ये नए केसेस देखे गए हैं, क्या इसकी कोई खास वजह है? नहीं, इसकी कोई खास वजह ये नहीं है कि ग्वांगझू एक पोर्ट एंट्री साइट है, जहाँ पे ट्रेडिंग जहाँ बहुत ज़्यादा होती है। और चाइना ने एक और काम किया है कि जो मेन सिटी हैं, जैसे बीजिंग हो गया और शंघाई हो गया और जैसे आपका शेंजन हो गया, ये सब चीज़ जहाँ ट्रेडिंग के ये ज़्यादा होते हैं, उनको इन्होंने ब्लॉक करके रखा है। इन्होंने एक्चुअली दूसरे पॉकेट्स में इन्होंने एक्चुअली एंट्री करने के लिए जो बुलाया है वो ग्वांगझू इससे पहले बहुत पहले सेफ था। मैं 2 बार 3 बार ग्वांगझू जा चुका हूं। तो वक्त तो कोई क्वारंटाइन नहीं था, लेकिन अब ग्वांगझू में चूँकि वो वेरी नियर टू पोर्ट एंड वेरी नियर टू इस मतलब ट्रेडिंग एरिया, तो इसकी वजह से जो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए या कुछ बाइंग करने के लिए या कुछ करने के लिए आते हैं, तो ऐसे केसेस में वो बाहर से केसेस आ रहे हैं। डॉक्टर संजीव, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स के आने की खबरें आ रही हैं, अलग अलग वेरिएंट्स पाए गए कोरोना के। ऐसे में चीन में ये कौन सा वेरिएंट है, इसका कुछ अंदाजा या इसका कुछ पता है? नहीं, अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि ये कौन सा वेरिएंट है, और ये सिर्फ कोविड जो नॉर्मल डिटेक्शन में पाया गया है, तो ये अभी तक वेरिएंट तो हमारे पास कोई जीनोमिक स्टडी हमारे पास सामने नहीं आई है। डॉक्टर संजीव, कोरोना के केसेस कुछ मिल गए वहाँ, तो हो सकता है कि कोरोना केसेस और मामले और फैल जाएं चीन के अंदर, तो कोरोना से निपटने के लिए चीन की फिलहाल क्या तैयारी है, सरकार की क्या तैयारी है? सरकार ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहती है यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही हमें मालूम चला कि इनफैक्ट मुझे भी इन्फॉर्मेशन है और मैं खुद तो हॉस्पिटल जाता ही हूँ, तो अभी हम लोगों को जैसे ही ग्वांगझू में एक हॉट स्पॉट एरिया मिला, तो पूरे चाइना को जो है अलर्ट कर दिया गया, यहाँ तक कि जबकि हमारा कोई लेना नहीं है शंघाई से और ग्वांगझू से, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये मैंडेटरी हो गया है कि अपना कोविड टेस्ट कराना है, और उसके बाद आपको टेम्परेचर रिकॉर्डिंग, मास्क पहनना ही है, वैक्सीन आपको लग चुकी है तो वैक्सीन आपको लगवाना ही है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी युद्ध स्तर पे यहाँ पे चल रहा है। मतलब ये है कि वो वहीं तक सीमित रह जाए, जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उनको क्वारंटाइन भी किया गया है। डॉक्टर संजीव, तीसरी लहर की बात भी कही जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करके जाएगा ये कोरोना, तो इसको लेकर के कोई जानकारी आप साझा करना चाहें? तीसरी लहर का कोई, देखिए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी हम लोग बहुत बार प्रेडिक्ट कर चुके हैं, बहुत बार गलत हो चुके हैं, ये बात हम सब लोग जानते हैं। जितने भी कोई भी आज तक डॉक्टर अपने आप को कोई परफेक्टली नहीं कहते कि मैं कोरोना एक्सपर्ट हूँ या क्या हूँ, लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि
हो सकता है थर्ड वेव आए, क्योंकि जापान में फोर्थ वेव भी देखा गया है। तो थर्ड वेव आ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है कि जिस हिसाब से इंडिया में वैक्सीनेशन की रेट ज़्यादा चल रही है, और अगर हम ऐसे ही करते रहें तो अगर थर्ड वेव आती भी है तो उसके सिम्टम्स काफ़ी कम होंगे एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर फेसिंग नाउ। जी डॉक्टर संजीव, चूंकि आप भारत में वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, तो चीन में फिलहाल वैक्सीनेशन को लेकर की क्या स्थिति है? चीन में वैक्सीनेशन चरणबद्ध तरीके से दिए जा रहे हैं। हम लोग भी खुद, हमारे हॉस्पिटल खुद वैक्सीनेशन करा रहा है। और आपने इंट्रोडक्शन में एक्चुअली बोला सेंट माइकल, अभी मैं सनटेक में हॉस्पिटल सनटेक में आ गया हूँ। तो हम लोग वहाँ पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और वहाँ पे चरणबद्ध तरीके से एक स्केड्यूल के हिसाब से हम लोग अपना वैक्सीनेशन का प्रोटोकॉल जारी कर रहे हैं। डॉक्टर संजीव, आपने बहुत ही करीब से इस पूरे मामले को देखा होगा, किस तरीके से केसेस में इजाफा हुआ। ऐसे में आप देश भर के लोग जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहें इस बीमारी को लेकर और कैसे इस खतरे से बचा जाए? सर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि देखिए जो घटनाएं अप्रैल में हुई और जो मई तक हुई, उससे हम लोगों को सबक ले लेना चाहिए कि कुछ बेसिक चीज़ें जब गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है तो उसको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि हम चीज़ों को लाइटली ले लें। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे जिसमें लोग मास्क नहीं पहनना चाहते हैं या बहुत कुछ। ये गलत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि आपने वैक्सीन, बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसमें जिन्होंने दोनों वैक्सीन ले लिया उसके बाद भी उनकी डेथ हुई है। तो ऐसे केसेस में मैं ये कहूँगा कि वैक्सीन एंड प्रिकॉशन दोनों ही इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। ये नहीं है कि अगर आपने वैक्सीन ले लिया तो यू आर कम्प्लीटली फ्री, जस्ट लाइक यूएस इज सेइंग। ऐसा कुछ नहीं है। आप वैक्सीन लेने के बाद भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है सिम्टम्स कम आए, लेकिन आप बचने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप वैक्सीन लेने के बाद भी मास्क और कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें, अनलेस एंड अनटिल हम जब तक कोई कंक्लूसिव ट्रीटमेंट या कंक्लूसिव वैक्सीन डेवलप नहीं कर लेते। डॉक्टर संजीव, चूंकि वैक्सीनेशन की भी हम बात कर रहे हैं और भारत में भी तेजी से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हो रही है, ऐसे में कई तरह के फैक्ट्स और फिगर्स सामने आते हैं। ऐसे में लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये है कि एंटीबॉडीज जो कोरोना के वक्त शरीर में बन जाता है, जब वो खत्म हो जाता है तो क्या खतरा एक बार फिर से कोरोना का लोगों को हो सकता है? कोरोना का खतरा जो है, देखिए ये हमेशा बना रहेगा जब तक ये हमारे यहाँ पे कंट्रोल नहीं हो। हमने अभी तक कंट्रोल नहीं किया है। कुछ स्टेट में है, कुछ स्टेट में नहीं है, कुछ स्टेट में बहुत कम है, कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ्स देखे गए हैं, 82,000 प्लस डेथ्स हैं। वहीं पे अगर हम देख लें किसी और स्टेट की कंपैरिजन करें तो वहाँ पे डेथ रेट काफ़ी कम है। रीज़न इसका ये है कि जो हमारा जो ट्रांजिशन है, जो हमारा जो लोग एक दूसरे जगह से मूव करते हैं, हमें उसको कम करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अननेसेसरी ट्रैवलिंग को रोकना चाहिए जी। और गवर्नमेंट को भी स्ट्रिक्टली, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले से ही ट्राई कर रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को लगा सकें जी। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि जो लोग हैं वहाँ पे उनको वहीं पे रखा जाए, एक तरह से क्वारंटाइन वाला माध्यम बनाया जाए, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं कि इसको हम कंट्रोल करें। अभी आप जैसे वीडियो में दिखा रहे हैं कि लोग घर घर जाके जो है, डॉक्टर्स घर घर जाके ट्रीटमेंट दे रहे हैं या टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। ये क्यों करना है? क्योंकि कोई हमारे यहाँ अपना वॉलंटियर है ही नहीं। जी डॉक्टर संजीव, वियतनाम में भी एक नया वेरिएंट सामने आया है, क्या इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी है? वियतनाम की वेरिएंट जो है वो अभी स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, इट्स नॉट येट क्लियर, इट्स जस्ट अ मीडिया हाइप। जी डॉक्टर संजीव, अब चूंकि लोग कोरोना से अब भी ग्रसित हो रहे हैं, मामले में गिरावट ज़रूर दर्ज की जा रही है, लेकिन अब भी एक पूरा ग्रुप है जो कोरोना से संक्रमित है। ऐसे लोगों को आप कोई सजेशन देना चाहें, क्योंकि लोग लगातार स्टेरॉइड्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग बीमार भी होते हैं, मल्टी ऑर्गन स्पेस का प्रभाव पड़ रहा है। ऐसे कुछ सजेशंस जो कोरोना से बचाने में कारगर हो? देखिए इसकी दो चीज़ें हैं। देखिए सबसे ज़्यादा तो एक हमारे यहाँ ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है और ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड हो रहा है। हम लोग एक्चुअली जो ट्रीटमेंट ऑफ मेथड है, हम लोग सार्स को ही फॉलो कर रहे हैं। सार्स का जो मेथड था जिसमें हम लोग सार्स H1N1 या H2N9 या
H3N7 जो भी कॉम्बिनेशन हो, हम उसको लेके चल रहे थे। लेकिन ये फैक्ट नहीं है कि हम उस वही सेम जो लाइन ऑफ गाइडलाइन और जिस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको हम यूज़ करें। तो हमें बहुत जुडिशियली, बहुत ज़्यादा सोच समझ के एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड का यूज़ को देखना होगा, क्योंकि अगर आप रूरल एरियाज में जाएं, मेरे पास बहुत सारे केस स्टडीज आते हैं इंडिया से, जिसमें अभी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, पता नहीं कितने कितने तरह के फंगस अभी और देखने को मिलेंगे। इसका दो ही रीज़न है, ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक एंड स्टेरॉइड्स। जी डॉक्टर संजीव, अब लगातार म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर यानी ब्लैक फंगस, उसका भी खतरा, भारत में भी कई मामले सामने आए, तो क्या ये कोरोना ही उसकी वजह हो सकती है, म्यूकोरमाइकोसिस की, ब्लैक फंगस की? देखिए, कोरोना रीजन है, डेफिनेटली है, बट आप एक सोचिए ना कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आपकी इसको तीन फेज में आप ध्यान दीजिए। पहला फेज ये है कि जो नॉर्मल आदमी को कोरोना हुआ, वो किस स्टैंड तक गया और उसकी डेथ कैसे हुई या वो कैसे रिकवर हुआ। दूसरा नंबर, जिसको कोमॉर्बिड कंडीशन थी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, CAD थी, हाथ में स्टेंट लग चुका है, एस्पिरिन ले रहा है और वो लिपिड की भी मेडिसिन ले रहा है, उसके बाद डायबिटीज़ भी है, उनकी क्या एक फ्रीक्वेंसी रही और कैसे डेथ हुई। तीसरा जो है, जिसने वैक्सीन लिया उसके बाद उसको कोमॉर्बिड कंडीशन भी रहा, जैसे हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ और अदर बीमारियां, उनकी क्या प्रोग्रेस, कैसे रिकवर हुई और कैसे डेथ हुई, इस पर हमें स्टडी करनी पड़ेगी। तो जब तक हम एक डिटेल स्टडी का डाटा नहीं निकालते हैं अलग अलग चीज़ों पे, तब तक हम इसको कंक्लूसिव नहीं कर सकते हैं कि ये इसका रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या है। डॉक्टर संजीव, लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन वैक्सीन को लेकर के लोग अब भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उनका मानना यह है कि वैक्सीन के पहले डोज के बाद अगर आपको फीवर आता है तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही है, लेकिन अगर फीवर नहीं आ रहा तो एंटीबॉडीज नहीं बन रही है, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा होता है क्या? हेलो डॉक्टर संजीव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, बोलिए। जी डॉक्टर, सबसे बड़ा सवाल लोगों के जहन में ये कहीं ना कहीं है कि वैक्सीन की पहली डोज लेने के बाद जैसे फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन के तैयार हो रही है, लेकिन जिन लोगों को फीवर नहीं आ रहा, जैसे मैंने वैक्सीन ली, मुझे फीवर नहीं हुआ, तो क्या बॉडी में एंटीबॉडी तैयार नहीं हो रही है? ऐसा भ्रम लोगों के दिमाग में है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है, बिल्कुल। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ज़रूरी है कि फीवर आए या ना आए। फीवर आना एक गुड सिम्टम है कि आपके बॉडी में फ़ौरन बॉडी इंजेक्ट किया गया और उसके रिस्पॉन्स में जो है कुछ फीवर डेवलप हुआ है, इसका मतलब है कि वो एंटीबॉडीज़ बनने की प्रक्रिया चालू हो गई। बट जिनका इम्यून सिस्टम काफ़ी अच्छा है और काफ़ी स्ट्रांगली अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं और काफ़ी अच्छे डाइट और सब कुछ, उनकी हेल्थ अच्छी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनको फीवर आए। तो ये बिल्कुल ही मतलब एक भ्रम फैलाने वाली बात है कि जिसको फीवर नहीं आता उसको एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो रही है, जिसको फीवर आता है उसको एंटीबॉडी डेवलप हो रही है। ये बिल्कुल ही बकवास बात है। इसका अगर बेस्ट तरीका है तो आप 2 या 3 हफ्ते बाद अपनी एंटीबॉडीज के टेस्ट करवा सकते हैं। जी डॉक्टर संजीव, एक आखिरी सवाल और बहुत बेहद ज़रूरी सवाल। तीसरी लहर में कहा जा रहा है कि बच्चों पर असर पड़ सकता है कोरोना का, कोरोना से ग्रसित बच्चे हो सकते हैं, ऐसे में क्या सावधानी पेरेंट्स बरतें बच्चों के लिए? देखिए, ये स्पेकुलेशन है कि बच्चों में भी ऐसा देखा गया है या ऐसा कुछ ऐसा कुछ पाया गया है, तो इसकी स्टडी काफ़ी कम है सबसे पहले। लेकिन प्रिकॉशन की बात यह है कि ठीक है, आपके घर में अगर कोरोना हो चुका है, मुझे जहाँ तक मेरा अपना असेसमेंट है और मेरे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं और जो इंडियन फैमिली है या जो लोग मुझे मैसेज करते हैं, उनसे मुझे मालूम चलता है कि एक आदमी गया टेस्ट कराने और उसको पॉजिटिव निकला, तो फुल फैमिली को हम लोग मान लेते हैं कि कोरोना हो चुका है। ये मान लीजिए, क्योंकि वो स्प्रेड तो कर ही रहा है जी। तो अब ऐसे में है कि उसमें बच्चे भी स्प्रेड हो जाते हैं, तो बच्चों की चूंकि इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी होती है और धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग, इसलिए एज सच कोई बहुत सीवियर केस नहीं देखा गया है, अनलेस एंड अनटिल कि बच्चा सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज या किसी बीमार से रोग से। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजीव, माफ कीजिएगा हम आपके साथ और आपका वक्त नहीं दे पाएंगे, वक्त की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया आपका एबीपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।